आज जिस राज्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वाकई में इतिहास के पन्ने अगर खंगाले जाएं तो इस राज्य ने बहुत कुछ सहा है। हम बात करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर स्टेट की, जिसको अभी यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त है। ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसे बहुत जद्दोजहद करके हासिल हुआ है। 5 अगस्त 2019 का वो दिन जिस समय जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और दूसरा अनुच्छेद 35A जो है इसको वहां से हटाया गया था। दोनों के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलाता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली 6 साल तक काम कर पाती है और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने की आजादी होती है। बाहर के राज्य के लोगों को वहां पर जमीन खरीदने की इजाजत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर का अलग ही एक झंडा जो है वो लगाया जाता था, जिसका बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का हुआ करता था। उस झंडे के अंदर बेसिकली 3 लाइंस हुआ करती थी, जो कि कश्मीर घाटी के साथ में 2 अन्य घाटियां जो है उसको दर्शाया करती थी। उसी झंडे के अंदर एक हल का निशान था, जो कि किसान की प्रगति को दर्शाता था कि जम्मू कश्मीर आगे आने वाले समय में इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में जो है वो विकास करेगा। दूसरा आर्टिकल था आर्टिकल 35A। इस आर्टिकल का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, जबकि आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपेंडिक्स में जाकर देखेंगे, वहां पर इस आर्टिकल का जिक्र था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह पावर मिल जाती है कि वो किसी नागरिक को जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे सकती है। आप लोगों ने अगर वाकई में थोड़ा बहुत पढ़ाई की है तो आप लोगों को यह जरूर पता होगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इकलौता स्टेट था जहां की नागरिकता अलग से लेनी होती थी, या हम लोग कहें कि भारत के अंदर एकमात्र ऐसा स्टेट जो कि दोहरी नागरिकता था, जिसमें एक तो भारत की नागरिकता और दूसरी थी जम्मू कश्मीर की नागरिकता। ये तो हुई इतिहास के पन्नों की कुछ बात। लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, उसके साथ में ही जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट की कहानी जो है वो शुरू होती है। क्या वाकई में ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंच पाती है, या फिर ये जो निवेश है वो एक केवल छलावा है? जम्मू कश्मीर की अगर बात करें 2023 के अंदर 1.18 लाख करोड़ जो है, अर्थात 1.18 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो निर्मला सीतारमण के द्वारा वहां पर अलोकेट किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट था वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क को बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विदेशी समूह थे, विदेशी कंपनियां थी जो कि जम्मू कश्मीर में सड़क ना बन पाने के कारण इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी। ये मैंने जो आप लोग को बताया है, ये सिक्के का एक बहुत ही कहते हैं कि सफेद पहलू है। इसका एक अंधियारा पहलू, काला सच जो है वो मैं आप लोग को बताता हूं। एसआर ग्रुप जिसने बुर्ज खलीफा का निर्माण किया था, वही ग्रुप जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। वो आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा था। ये जो पिक्चर आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जिन्होंने उस बिल्डिंग के उद्घाटन के अंदर बहुत जोर शोर से जो है वो पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अब तक उस कॉम्प्लेक्स का, उस बिल्डिंग का काम जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। उसकी असल वजह यह है कि आए दिन जो है वहां पर वायलेंस की घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए वो कंपनी इस बात से डर रही है कि अगर मान लीजिए कि वो बिल्डिंग वहां पर बनाई जाती है तो उसके बाद में वायलेंस क्रिएट होता है, तो कहीं वो बिल्डिंग जो है वो इंसानों के बजाय भूतों का घर जो है वो ना बन जाए। कहीं हो सकता है कि वो बिल्डिंग खाली पड़ी रहे, क्योंकि आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे किसी घर को लेना जो कि आगे आने वाले समय के अंदर भूकंप से गिर जाए। वहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना चाहेंगे। आप लोग इन्वेस्टमेंट वहां करना चाहेंगे, घर वहां बनाना चाहेंगे जहां पर आपका घर आगे 20, 30, 50 साल तक जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रह सके। ये केवल एक एग्जाम्पल मैंने बताया है। इसके बाद में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक मिली ट्रस्ट है जो कि बिहार की है, उसने वहां पर मेडिसिटी बनाने के लिए 1000 बेड का एक हॉस्पिटल जो है वो ओपन किया था। उसका काम जो है वो लगभग शुरू हो चुका है और हम लोग कह सकते हैं कि वो काम बीच में चल रहा है।
लेकिन अब वो काम धीमा पड़ चुका है, क्योंकि वहां पर जो वायलेंस की घटनाएं हैं और यहां तक कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस चीज को हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जो निवेश था वो जस की तस बना हुआ है। बहुत से ऐसे वादे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के लिए किए गए थे, जिसमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हॉर्टिकल्चर ग्रोथ है, लेकिन वो केवल वादे ही बने रह गए हैं। अब तक इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी असल शक्ल के अंदर जो है वो तब्दील नहीं हो पाया है। एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज से उदाहरण पर उदाहरण दिए जा रहे हैं। बेसिकली देना जरूरी है। 2018, 2019, 2020, 2021 और 2023 ये साल जो मैंने गिनाए हैं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर के जीडीपी के आंकड़े फाइनेंशियल रिपोर्ट से पूरी तरीके से नदारद हैं। जबकि जम्मू कश्मीर की जो जीडीपी है वो उन तमाम स्टेट से ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश की पर कैपिटल जो इनकम है उससे कहीं ज्यादा जम्मू कश्मीर की पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन फिर भी ये स्टेट जो है वो केवल निवेश के कारण पिछड़ा हुआ है। तो आज इस कंटेंट का पूरा निचोड़ ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो निवेश आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और जो आ सकता है वो पूरी तरीके से खर्च नहीं हो पा रहा है, जिसकी उम्मीद वहां के नागरिक, वहां की जनता जो है वो लगाकर बैठी है कि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत विकास करेगा। तो 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर जिस विकास की राह पर जाना चाहिए था, एग्जैक्टली उस विकास की राह पर वो पहुंच नहीं पा रहा है, निवेश अटका हुआ है। राजा हरि सिंह, जिन्होंने भारत के साथ में 26 अक्टूबर 1948 को इंस्ट्रूमेंटेशन पे साइन किए थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद में ये जो पीओके रेखा खींची हुई है, विवाद यहीं पर बना हुआ है। जल्द से जल्द जो है इस विवाद का समाधान हो, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू होगा, तब जाकर जो है जम्मू कश्मीर का विकास हो पाएगा। आप लोग जिस मंच पर थे वो है खबर दमदार, जिस पर आप लोगों के लिए दुनिया भर की खबरें जो है वो लाई जाती हैं, जिससे आपके ज्ञान में और सूचनाओं के अंदर वृद्धि होती है। नमस्कार, धन्यवाद।